हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए क्लास में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमजेसी एमआईसी थर्ड पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 और यूनिट 2 को। तो जिनका भी थर्ड सेमेस्टर में एमआईसी एमजेसी या फिर एमडीसी में पॉलिटिकल साइंस है तो उनके लिए यह वीडियो है। तो आज के वीडियो में यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में है अधिकारों की अवधारणा के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, अधिकारों की अवधारणा। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को देखते हैं, अधिकारों की अवधारणा की प्रस्तावना को। तो अधिकार मनुष्य के सामाजिक अधिकार क्या है? अधिकार मनुष्य के सामाजिक, नैतिक और कानूनी जीवन का आधार है। ठीक है, तो अधिकार क्या है? अधिकार मनुष्य के सामाजिक, नैतिक और कानूनी जीवन का आधार है। ये वो आवश्यक सुविधाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो अधिकार क्या है? ये वे आवश्यक सुविधाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। एक सभ्य एवं लोकतांत्रिक समाज में क्या है? एक सभ्य एवं लोकतांत्रिक समाज में अधिकार नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और समानता सुनिश्चित करते हैं। तो क्या है? एक सभ्य एवं लोकतांत्रिक समाज में जो है अधिकार जो है नागरिकों अधिकार क्या करता है? नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और समानता सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अधिकारों को मानव जीवन का मूल तत्व माना जाता है। तो इन्हीं सब कारणों के कारण जो है अधिकार को क्या माना जाता है? मानव जीवन का मूल तत्व माना जाता है। तो प्रस्तावना इसका यही है, अधिकारों की अवधारणा की प्रस्तावना की अगर बात करें तो मतलब अधिकार का अर्थ क्या होता है, या अर्थ भी बोल सकते हैं। अब आते हैं प्राकृतिक अधिकार। पहला होता है प्राकृतिक अधिकार, क्या होता है? यानी कि नेचुरल राइट्स। तो प्राकृतिक अधिकार क्या है, इसको देखते हैं, विस्तृत व्याख्या करते हैं इसका प्राकृतिक अधिकार का। तो देखिए, प्राकृतिक अधिकार की अगर बात किया जाए तो प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त है। तो प्राकृतिक से तो यही क्लियर हो रहा है ना कि जो जन्म से ही हो, प्राकृतिक रूप से ही हो। तो प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये किसी राज्य, सरकार या कानून की देन नहीं होते, बल्कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त माने जाते हैं प्राकृतिक द्वारा। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति या फिर धर्म का हो, ये अधिकार उसे स्वाभाविक रूप से मिलते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक अधिकार है जो जन्म से ही मिला है। इसलिए इन अधिकारों को कोई भी शासक छीन नहीं सकता। तो क्या है? इन अधिकारों को कोई छीन सकता है? प्राकृतिक अधिकार को कोई छीन सकता है? बिल्कुल नहीं छीन सकता है। इन अधिकारों को कोई भी शासक छीन नहीं सकता, क्योंकि ये मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े होते हैं। क्योंकि क्या होता है, यह जो अधिकार है प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े होते हैं। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार ये तो प्राकृतिक अधिकार ही है ना, सबको जीने का अधिकार है। इस पे कोई रोक लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र होने का सबका अधिकार है। संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार ही है। यदि ये अधिकार न हो तो मनुष्य का जीवन पशु के समान हो जाएगा। बिल्कुल, अगर यही मेन अधिकार ही नहीं छीन लिया जाएगा किसी से, जो कि किसी के लिए नहीं है कि अब वो छीन ले, तो क्या होगा? जीवन का आधार ही खत्म हो जाएगा। मनुष्य और पशु में अंतर क्या हो जाएगा क्या? तो यही है प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार देखिए, राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने कहा कि राज्य का निर्माण ही इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। तो राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने क्या कहा, सुनिए, कि राज्य का निर्माण किस लिए हुआ? राज्य का निर्माण ही इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। समझे? उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जीने का अधिकार, दूसरा स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, ये सब क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। अब इसका महत्व क्या है प्राकृतिक अधिकार का? तो महत्व की अगर बात करें तो मानव गरिमा की रक्षा। यह क्या करता है? मानव गरिमा की रक्षा करती है। राज्य की शक्ति पर नियंत्रण, लोकतंत्र की नींव है। हाँ, अब दूसरा आता है नैतिक अधिकार। अब दूसरा बात करते हैं नैतिक अधिकार की, मोरल राइट्स। एक था प्राकृतिक अधिकार और ये है नैतिक अधिकार यानी कि मोरल राइट्स। तो इसका व्याख्या करते हैं। सबसे पहले नैतिक अधिकार होता क्या है? तो नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो समाज की नैतिकता, परंपरा
आचार व्यवहार और मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। ये कानून जो है ये कानून द्वारा लागू नहीं होते। ये कानून द्वारा लागू नहीं होता है ये अधिकार, बल्कि व्यक्ति की अंतरात्मा और सामाजिक चेतना से जुड़ा होता है। तो ये अधिकार जो है व्यक्ति के अंतरात्मा और सामाजिक चेतना से क्या होता है, जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का पालन नहीं करता तो उसे कानूनी दंड नहीं मिलता, क्योंकि यह कानूनी अधिकार नहीं है तो कानून दंड कैसे मिलेगा। परंतु समाज में उसकी निंदा होती है। बिल्कुल हाँ, समाज में उसका क्या होता है, निंदा होता है। ये अधिकार समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव बनाए रखते हैं। ये जो अधिकार है, एग्जाम्पल की बात करें तो माता पिता का सम्मान, माता पिता का सम्मान करना, सत्य बोलना, तो ये क्या है, ये कानूनी अधिकार तो नहीं है। ये तो ऐसे हैं। तो माता पिता का सम्मान, सत्य बोलना, जरूरतमंद की सहायता करना, ये तो नैतिकता है। महत्व, इसका क्या महत्व है, तो महत्व की अगर बात करें तो नैतिक चरित्र, इससे नैतिक चरित्र का निर्माण होता है, सामाजिक एकता बढ़ता है, मानवीय संबंध मजबूत करना, तो मानव के बीच में क्या होता है, संबंध मजबूत होता है इससे। अब आते हैं तीसरा अधिकार, कानून अधिकार, कानूनी अधिकार, वही कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स। अब लीगल राइट्स की बात करते हैं, यानी कानूनी अधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो कानूनी अधिकार जो है, कानूनी अधिकार वे अधिकार है जो राज्य और संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। तो कानूनी अधिकार क्या होता है, जो अधिकार किसी राज्य और संविधान द्वारा नागरिक को दिया जाता है, तो वे कानूनी अधिकार कहलाता है। ये अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित होते हैं। और ये जो कानून होता है वो किसके द्वारा सुरक्षित होता है, तो ये जो कानून है कानून द्वारा ही सुरक्षित होता है, जैसे कि संसद। ठीक है, कोई भी बिल पास होता है तो कहाँ जाता है, सबसे पहले संसद में जाता है। और अंतिम निर्णय किसका होता है, संसद का, यानी कानून का अंतिम निर्णय होता है। और यदि कोई उनका उल्लंघन करता है, क्या, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो अदालत में न्याय प्राप्त किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके द्वारा अदालत में क्या होता है, न्याय होता है, न्याय प्राप्त किया जाता है। ये अधिकार लिखित और स्पष्ट होते हैं। तो ये अधिकार क्या होता है, अभी जो दो अधिकार देखे हैं वो क्या होता है, लिखित नहीं होता है। और ये जो अधिकार है क्या होता है, लिखित होता है, संविधान में लिखा गया है, संविधान में जैसे जैसे लिखा है वो उसी के अनुसार जो ये लागू होता है। ये अधिकार लिखित और स्पष्ट होते हैं, इनका पालन करना सरकार और नागरिक दोनों के लिए अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ आम जनता के लिए, सभी के लिए समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सामान्य जनता कोई ना हो, सबके लिए यह कानून सेम है, इक्वल है। समझ गए। अब अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, कानूनी अधिकार में सबसे पहला अधिकार मतदान का अधिकार। मतदान करने का अधिकार सबका है जो इस देश के नागरिक हैं, जो किसी देश के नागरिक होते हैं उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त होता है, मतदान करने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार भी है इसमें, शिक्षा का अधिकार भी है कानूनी अधिकार में। संपत्ति खरीदने का अधिकार भी है। उसके बाद अदालत में न्याय पाने का अधिकार, तो अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको अदालत में न्याय प्राप्त करने का भी अधिकार है, कानूनी अधिकार में। तो एक मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है, तो देखते हैं कि कॉल कहाँ से है। हाँ, तो अब बात करते हैं कानूनी अधिकारों के महत्व के बारे में। ठीक है, तो महत्व अगर देखा जाए तो यह क्यों महत्वपूर्ण है कानूनी अधिकार, तो देखिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, क्या, नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह इम्पोर्टेंट है। न्याय की स्थापना के लिए, कि न्याय हो, सबको न्याय मिले, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इसका यही महत्व है। उसके बाद शोषण से रक्षा, यह शोषण से रक्षा करता है। अब आते हैं, चौथा है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं या सार्वभौमिक सम्मान और अविभाज्य होते हैं। इनका उद्देश्य मानव गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना होता है, समझे। तो इनका उद्देश्य मानव गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना होता है। तो मानवाधिकार यही है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखिए, इसके बारे में और भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किया। किसने, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने
संयुक्त राष्ट्र जो है 1948 में मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा किया, यानी सार्वभौमिक सभी के लिए घोषित किया। अब इन अधिकारों में जीवन, और इन अधिकारों में क्या क्या था देखिए, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, समानता और सम्मान शामिल है। ये सब अधिकार शामिल था। एग्जाम्पल के लिए शिक्षा का अधिकार हो गया, शोषण से मुक्ति का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, ये सब था। अब इसका महत्व अगर देखें तो महत्व में हो गया मानव सम्मान की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और विश्व शांति के लिए। अब निष्कर्ष की अगर बात किया जाए तो निष्कर्ष में हम देखेंगे, अतः स्पष्ट है कि अधिकार व्यक्ति के जीवन का आधार है। तो इन सब बातों से अब स्पष्ट हो चुका होगा कि जो अधिकार है व्यक्ति के जीवन का क्या है, यह मूल आधार है। इनके बिना व्यक्ति का विकास संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव ही नहीं है। एक आदर्श समाज वही है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त हो। तो ये यूनिट 1 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं यूनिट 2 पे बात करते हैं। तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। तो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो चलिए सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को देखिए। अगर स्वतंत्रता की अवधारणा को, तो स्वतंत्रता का अर्थ है बिना अनावश्यक बंधन के अपने विचारों और कार्यों को व्यक्त करना, बिना किसी दबाव में। यह मानव जीवन की सबसे मूल्यवान अवस्था होती है। तो ये मानव क्या होता है, सबसे मूल्यवान अवस्था होती है। स्वतंत्रता के बिना अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं है। अगर स्वतंत्रता ही नहीं रहेगा तो वो अधिकार का क्या मतलब बनता है। तो यही है, स्वतंत्रता के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के क्या है, पूरक है। स्वतंत्रता और अधिकार, देखिए अगर अधिकार मिल जाएगा, स्वतंत्रता नहीं रहेगा तो वो अधिकार किस काम का। और वहीं अगर स्वतंत्रता सब चीज़ का मिल जाएगा लेकिन अधिकार ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, दोनों खाली चीज़ है। तो इसलिए स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अगर ये अधिकार नहीं तो स्वतंत्रता कोई काम का नहीं, अगर स्वतंत्रता नहीं तो अधिकार कोई काम का नहीं, यही होता है। अब इसके नकारात्मक, अब बात करते हैं इसके प्रकार के, स्वतंत्रता के प्रकार के। तो पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, निगेटिव लिबर्टी। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है देखिए, तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी हस्तक्षेप या बाधा का अभाव। यानी व्यक्ति जो करना चाहता है उसमें सरकार या अन्य व्यक्ति अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। तो ये होता है क्या, नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोलने की स्वतंत्रता, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता हो गया, घूमने की स्वतंत्रता हो गया, धर्म पालन की स्वतंत्रता हो गया। तो यही सब है इसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। नकारात्मक स्वतंत्रता के महत्व के बारे में अगर देखा जाए तो महत्व में इसका है, देखिए व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी हो गया, तानाशाही से सुरक्षा हो गया, आत्मनिर्णय का अधिकार हो गया। उसके बाद देखिए अब नकारात्मक हो गया। अब सकारात्मक स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए, सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल बाधा का अभाव नहीं बल्कि अवसरों की उपलब्धता भी है। यदि व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और संसाधन नहीं मिलते तो वह स्वतंत्र होकर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद है इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करे। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो मुफ्त शिक्षा हो गया, रोजगार योजना हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया। अब इसके महत्व की बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो पहला है वास्तविक विकास हो गया, सामाजिक समानता हो गया, गरीबी उन्मूलन हो गया, ये सब हो गया, इसका महत्व हो गया। अब तीसरा है मुक्ति एवं विकास के रूप में स्वतंत्रता। मुक्ति एवं विकास के रूप में स्वतंत्रता क्या है, तो देखिए इसका अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और मानसिक बंधनों से मुक्ति। जब व्यक्ति गरीबी, अशिक्षा और शोषण से मुक्त होता है तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यह आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जहां सरकार जनता के विकास के लिए योजनाएं बनाती है। एग्जाम्पल के लिए गरीबी हटाओ, जैसे गरीबी हटाओ कार्यक्रम हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, सामाजिक न्याय योजना हो गया। अब इसके महत्व की बात करें तो सर्वांगीण विकास, सभी का विकास, सम्मान अवसर, सभी को सम्मान अवसर, एक जैसा अवसर,
आत्मनिर्भर समाज और क्या इसका महत्व है आत्मनिर्भर समाज के लिए। अब चौथा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता है? यह स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने विचार, मत और भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति देती है। लोकतंत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि इससे जनता सरकार की आलोचना कर सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसके महत्व की अगर बात किया जाए तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। जनमत निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सत्य का प्रसार के लिए ये महत्वपूर्ण है। अब आता है असहमति। विस्तृत व्याख्या। असहमति क्या है? तो देखिए, असहमति का अर्थ है सरकार या समाज की नीतियों से मतभेद व्यक्त करना। यह लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है क्योंकि इससे गलत नीतियों को सुधारा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी सरकार कुछ भी कर रही हो, कुछ भी नए रूल ला रही हो, हम लोग मान लिए, नहीं। अगर गलत है तो उसको विरोध करना भी चाहिए। विरोध करेंगे तभी जो है वो गलत नहीं होगा, लागू नहीं होगा। क्या? तो यही है असहमति। मतलब गलत चीज़ को देखना तो उसका समर्थन नहीं करना। यदि असहमति ना हो तो तानाशाही पैदा हो सकती है। वही ना, अगर हम लोग छोड़ देंगे कि नहीं जो लागू करना है ठीक है, जो लागू कर रहा है अच्छा है, खराब भी है तो अच्छा मान ली, तो क्या हो जाएगा? तानाशाही हो जाएगा। अब वो समझ जाएगा कि हाँ हम तो कुछ भी लागू कर देंगे, कोई बोलने वाला है नहीं, लगा देते हैं। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? तानाशाही हो जाता है। तो ये भी जरूरी है। क्या? असहमति भी ज़रूरी है। अगर गलत है तो उसका साथ नहीं देना, सहमति नहीं देना, चाहे वो कोई भी हो। उदाहरण के लिए विरोध प्रदर्शन देखते हैं आजकल देश में बहुत सारा प्रोटेस्ट चलता है गलत के खिलाफ, तो वही ना असहमति हुआ। उदाहरण के लिए विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, बहस करना, इसका क्या महत्व है? तो इसका असहमति का महत्व बहुत अत्यधिक है। सत्ता पर नियंत्रण, जनता की आवाज़ है। सवाल करना, असहमति होना, ये तो जनता की आवाज़ है। लोकतंत्र का असली ताकत तो यही है कि अगर गलत हो रहा है तो खुल के सवाल किया जाए, खुल के उसका विरोध किया जाए। यही तो लोकतांत्रिक होने का पहचान है। और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना लोकतंत्र की मजबूती। अब और यही जो है लोकतंत्र की मजबूती है। असहमति यानी कि गलत के खिलाफ बोलना ही क्या है? लोकतंत्र की मजबूती है। और लोकतांत्रिक देश में है और गलत के खिलाफ ही नहीं बोल रहे हैं, तो लोकतांत्रिक होने का क्या फ़ायदा हुआ? तो यही है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है यह असहमति। ठीक है। अतः निष्कर्ष अगर देखा जाए स्वतंत्रता का, तो अतः स्वतंत्रता मानव जीवन का मूल आधार है। तो स्वतंत्रता क्या है? मानव जीवन का मूल आधार है। इसके बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। एक आदर्श लोकतंत्र वही है जहां नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता और समान अधिकार प्राप्त हो। एग्जैक्टली सही बात है। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इसी पॉइंट के साथ जो है ये वीडियो कंप्लीट होता है, यानी कि अब आप लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ चुके हैं। तो इसके अगले वीडियो में यूनिट 3 को देखेंगे। तो जाइए इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।